नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो पूरी तरह डेडिकेटेड है स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए। स्टार्टअप वर्ल्ड में आखिर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि स्टार्टअप की दुनिया में आखिर आइडिया से लेकर फंडिंग और एग्जीक्यूशन, इन सब के स्तर पे आपको किस तरह की पक्की तैयारी रखनी चाहिए। बहुत सारे दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने अनुभव से बताते हैं कि आखिर स्टार्टअप की दुनिया की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं। एक लगातार कोशिश हमारी ये रही है कि हम स्टार्टअप वर्ल्ड में जो नए दौर के स्टार्टअप्स हैं उन पर फोकस करें और इन सब के बीच में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि स्टार्टअप वर्ल्ड के आखिर नई फाइंडिंग्स क्या हैं। और उसी कड़ी में फंडिंग को लेकर हालिया कुछ डेटा सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो साल 2023 में भारतीय स्टार्टअप्स ने फंडिंग में सिर्फ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो कि 2022 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और यानी 60% तक की गिरावट फंडिंग में साफ तौर पर नजर आई। फंडिंग की चुनौतियों पर भी हमने इससे पहले बात की। अब फंडिंग की चुनौतियों ने जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं उनकी नौकरियों पर भी एक तरह का वार किया। और एक डेटा यह कहता है कि 2023 में भारतीय स्टार्टअप में 20,000 से ज्यादा नौकरियां गईं, लेकिन नौकरियों का सृजन भी हुआ। बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स पैदा हुए, लेकिन फंडिंग जो कहते हैं फंडिंग विंटर से पहले की ये सारी चीजें शुरुआत हुई थी। चैलेंज जो है वो एक तो रेगुलेटरी चैलेंज है, दूसरा है टैलेंट एक्विजिशन का चैलेंज है, कंज्यूमर मार्केट की चुनौतियां हैं। कई स्टार्टअप आइडिया लेवल पे तो एक्साइट करते हैं, लेकिन जब वो धरातल पर आते हैं, जब वो सामने आते हैं तो उनकी फिजिबिलिटी जो है, उनका उनका जो लॉन्ग रन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो उतना बेहतर नहीं नजर आता जितना एक आइडिया के लेवल पर नजर आता है। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, इस वजह से भी थोड़ा हैम्पर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय स्टार्टअप्स की जो सक्सेस रैली है, सक्सेस रेट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं और अच्छे आइडियाज को तो अभी भी फंडिंग मिलने में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, इसी कड़ी में आज हम चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करेंगे। अपने साथ मैं इन दो खास मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और इन दो खास एक्सपर्ट से, इन दो स्टार्टअप के दिग्गजों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनकी जो ये पूरी स्टार्टअप की जर्नी है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त बीसीजी मैट्रिक्स पार्टनर से सुदीप्तो और ईशांग जुड़े हुए हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ईशांग, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर हम बीसीजी मैट्रिक पार्टनर्स की रिपोर्ट को आधार बनाएं स्टार्टअप वर्ल्ड के लिहाज से, तो इसके की टेक अवेज आखिर हैं क्या? बिल्कुल। तो अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, तो हमने इंडिपेंडेंस से पहले 60 साल में जितना जीडीपी $1 ट्रिलियन हमें पहुंचने में पहले 60 साल लगे थे। अगर हम आज का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं, तो अब हर 1.5 ईयर में हम $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में ऐड करने वाले हैं। अगर अब हम इसमें देखें कि व्हाट इज चेंजिंग फॉर अस, हमारा 32% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर से आने वाला है। एंड अगर मैं इसमें एग्रीकल्चर भी जोड़ दूं तो दिस विल अकाउंट फॉर 60% ऑफ जो मेरा ग्रॉस वैल्यू ऐड होने वाला है। जब हम ये रिपोर्ट लिख रहे थे, हम ये देखना चाहते थे कि क्योंकि इतना बड़ा एक मार्केट आ रहा है, इतना बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आ रहा है, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड उसके अंदर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या जगहें हैं जहां पे वो खेल सकते हैं। तो हमारे एनालिसिस से ये निकल के आया कि 5 सेक्टर जिनका अगर मैं बात करूं, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, एनर्जी ट्रांजिशन जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बात करते हैं, हम रिन्यूएबल एंड क्लीन पावर, क्लीन टेक का बात करते हैं, ये सब मिला के विल हमें $500 बिलियन का मार्केट एडिशनल देगा जितना ये अभी है बाय 2030। हेंस एज अ कंट्री और हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर फोकस करें, इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट्स करें, इसके अंदर और बिजनेसेस बनाएं।
तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें ये आया था कि ये 5 सेक्टर जो अभी तक इतने बड़े नहीं देखे जाते थे, आगे जाके वो बहुत ही बड़े होंगे और वो हमारी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, जो कि हमें चाइना और इन सब देशों के और पास लेके जाएगा और इंश्योर करेगा कि हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाए अगले 7 से 8 साल में। सुदीप, तो मैं आपको चर्चा में शामिल करूंगा और मैंने जब चर्चा की शुरुआत की थी तो फंडिंग को लेकर मैंने बहुत सारे डेटा अपने आम निवेशकों और लोगों के सामने रखे, दर्शकों के सामने रखे। फंडिंग की चुनौतियां तो हैं और इसे हमें मानना पड़ेगा। और इन सब के बीच में अगर मैं 2024 के जो डिजिटाइजिंग ट्रेंड्स को, खास डिजिटाइजिंग ट्रेंड्स को पकड़ना चाहूं तो वो आपके नज़रिए से क्या हैं और क्या वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर नजर रखी जा रही है? तो पहला प्रश्न जो डिजिटाइजिंग पे है, तो अगर आप लास्ट 6-7 साल हमारे देश का देखें, तो लास्ट 6-7 साल में जो फंडामेंटल चीज़ें चेंज हुई है, एक है कि 4G लेड काफ़ी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आया है, जिसका मतलब है कि फैक्ट्री फ्लोर में फार्मर, जो किराना स्टोर ओनर है, सबके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी वो व्यापार कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन जो देश में आया है। दूसरा ट्रेंड लाइन अगर आप देखो कि यूपीआई आया है, तो यूपीआई आने से क्या हुआ है कि जो पेमेंट्स का माध्यम है वो काफ़ी सरल हो गया है, तो ट्रांजैक्शंस करना आसान हो गया है। थर्ड, अगर आप देखो तो जीएसटी आया है, ई वे बिल आया है, जिससे लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है विद इन स्टेट्स वो काफ़ी आसान हो गया है। तो एंड चौथा, कोविड के बाद आई थिंक सारे बिजनेसेस अब बहुत कंफर्टेबल हो गए कि यार ट्रांजैक्शन ट्रेड आप डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हो। उससे पहले अगर आपको कुछ भी व्यापार करना था तो ऑलवेज फेस टू फेस होता था, सेल्स पीपल शॉप्स जाते, उसके बाद व्यापार करते। तो लास्ट 6-7 साल में देश में काफी डिजिटाइजेशन आया है, जिसकी वजह से बहुत सारा व्यापार आज ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से हो रहा है। उसको हम B2B कॉमर्स कहते हैं। एंड उसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, कंपनीज जैसे ऑफ बिजनेस इत्यादि। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। फिर ईशान ने जैसे बताया कि गोइंग फॉरवर्ड वो तो था एक सॉफ्टवेयर लेड डिजिटाइजेशन ट्रेंड, जिससे सप्लाई चेन बना। आगे जाके और भी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइन। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। उसका डिजाइन अभी तक विदेश में, यूएस में इंडियन इंजीनियर्स ही बड़े बड़े एमएनसीज में करते थे। आज अपॉर्चुनिटी है कि वो घर लौटे और इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन करे। वैसे ही अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, बड़ी टू व्हीलर की और सेल की गीगा फैक्ट्री बनाई। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कि ईवी सप्लाई चेन में बहुत इनोवेशन हो। सिमिलरली अगर आप सोलर में देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में देखो, उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ड्रोन्स में अपॉर्चुनिटी है, स्पेस में अपॉर्चुनिटी है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, जैसे ईशांग ने बताया, ऐसे 6-7 क्षेत्र है जहां हमें लगता है कि नेक्स्ट 7-8 साल में बहुत अपॉर्चुनिटी है। देश तैयार है उन सेक्टर्स में बड़ी कंपनीज बनाने के लिए, एंड उन सेक्टर्स में हम काफी बुलिश हैं। ईशांग, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। हम जान रहे हैं कि कुछ ही वक्त में इलेक्शंस की शुरुआत हो जाएगी। अगर इलेक्शंस को स्टार्टअप्स के नज़रिए से समझना चाहें तो आपकी क्या उम्मीदें हैं स्टार्टअप के लिहाज से इन चुनावों को देखते हुए? और फिर आगे का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है ग्रोथ के लिहाज से, पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिहाज से, वो किस तरह से देख रहे हैं? इंडस्ट्री अगर हम अभी भी देखें तो इंडस्ट्री का जो एक ग्रोथ अभी आ रहा है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, चाहे आप उनका PLI स्कीम देखिए या फिर आप बाकी उनका रिफॉर्म्स देखिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है, जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ये सारे के सारे स्टार्टअप्स को और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि नए नए सेक्टर्स में, नए नए इंडस्ट्रीज में, B2B स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो और ज्यादा नए धंधे बनाएं और ज्यादा नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड जिन चीजों के लिए अभी तक हम अभी भी बाहर के देशों पे रिलायंट थे, वो इंडिया में करें। और इवन आफ्टर द इलेक्शंस हमारा उम्मीद है कि ये जो ट्रेंड है ये चलता रहेगा, क्योंकि एक है गवर्नमेंट का पार्ट, बट हमें एक और चीज देखना पड़ेगा कि हमारे देश का खुद का डिमांड और कंजम्पशन
जिस लेवल पे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक घर अमीर हो रहे हैं, सिमिलरली जो हमारे पास एक टैलेंट पूल है, ये सब पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल तैयार है, जो हमें लगता है कि हमारे अगले 7-8 साल के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट होगा हमारे देश के लिए, एक लेगेसी बनाने के लिए और एक इस जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। और मैं ऐड करना चाहूंगा ईशान के पॉइंट में कि जो स्टार्टअप और फाउंडर्स होता है ना, वो काफी लाइक वो सर्कमस्टेंसेस के फेवर में होते तब भी अच्छी कंपनीज बनाते हैं, जब सर्कमस्टेंसेस फेवर में नहीं होते तब तब भी अच्छी कंपनीज बनाते हैं जो अच्छे फाउंडर्स होते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइंस है, ये 7, 8, 10 साल के ट्रेंड लाइंस है, ये देश के ट्रेंड लाइंस है और देश का जो टैलेंट एंड फाउंडर्स है उनका ट्रेंड लाइन है। तो इलेक्शन से हमें नहीं लगता जो भी नतीजे हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है स्टार्टअप क्रिएशन में, एटलीस्ट इन सारे सेक्टर्स में। सुदीप, तो मैं एक बार फंडिंग ट्रेंड्स पर थोड़ा और फोकस आपसे चाहूंगा। किस तरह की फंडिंग की सिचुएशन फिलहाल दिख रही है? चुनौतियां जो हैं वो तो बरकरार हैं, और फंडिंग को लेकर माहौल किस तरह का है? क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह के न्यू एडिशंस की ओर आप देख रहे हैं? देखो, फंडिंग समर या विंटर होता नहीं है। कभी कभार होता है कि बहुत सारे कंपनीज फंड हो जाते हैं, कभी कभार वो रैशनलाइज होके थोड़े कुछ कंपनीज फंड होते हैं, बट वो हाई क्वालिटी कंपनीज फंड होते हैं। अभी ऐसा समय है कि गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी कंपनीज अभी भी फंड हो रहे हैं। अगर मैं दो सेक्टर्स की बात करूं, एक जो B2B सप्लाई चेन या B2B कॉमर्स की मैंने बात की, उसमें लास्ट ईयर सिर्फ वेंचर और प्राइवेट इक्विटी मनी, मतलब प्राइवेट मनी, पब्लिक मार्केट आप हटा दो, उसमें मोर देन $1 बिलियन या मोर देन 8,000 करोड़ की प्राइवेट मार्केट फंडिंग इन्वेस्टिंग हुई है। अगर मैं मैट्रिक्स पोर्टफोलियो की बात करूं, हमारी कंपनीज कैप्टन फ्रेश, वी ग्रो, जिमकार्ट, इन सब ने फॉलो ऑन राउंड ऑफ फंडिंग लास्ट ईयर उठाई है। अगर मैं न्यू एज सेक्टर्स की बात करूं, जिन सेक्टर्स की बात हम ईशांग और मैं कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, ईवीज इत्यादि, उसमें भी $1 बिलियन या 8,000 करोड़ से ज्यादा सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में हुई है। हमारे पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक ने फॉर एग्जांपल रेस किया है। इसके बाहर अगर मैं पब्लिक मार्केट देखूं, फिर पब्लिक मार्केट में तो ये सारे सेक्टर्स बहुत ही अच्छे किए हैं लास्ट 12 से 18 महीने में, क्योंकि इन सब सेक्टर्स में जितनी डिमांड है उतनी हाई क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है। इसलिए जो भी कंपनीज अच्छी कर रही है, तेजी गति से बढ़ रही है और उन्होंने अच्छा किया। मैं अगर मैट्रिक्स की पे आऊं, लास्ट 12 महीने में हमने इन सारे क्षेत्रों के बारे में जिनके बारे में चर्चा की, उनमें 4 इन्वेस्टमेंट किया। एक कंपनी है सर्कला, जो सस्टेनेबल पैकेजिंग की कंपनी है, प्लास्टिक्स यूज करके मोर सस्टेनेबल क्लाइमेट फ्रेंडली वो लोग मटेरियल्स बनाते हैं। एक कंपनी है वुड्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है। अगर आपकी फैक्ट्री लाइन बन रही है, उस फैक्ट्री लाइन के लिए जो आपकी मशीन्स चाहिए, उस मशीन को इंजीनियर करके वो बनाती है। तीसरी कंपनी हमने की है ट्रैम्पोलिन, जो इंडिया के कारीगर जो हैंडक्राफ्ट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको देश और विदेश में वो लेके जाते हैं। एंड चौथा कंपनी है कृत्रिम, जो इंडिया के लिए फुल AI स्टैक बना रही है। वो सेमीकंडक्टर, क्लाउड और LLM भी बना रही है। तो हमने लास्ट 12 महीने में इन क्षेत्रों में खुद 4 कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज मैट्रिक्स पार्टनर्स। बिल्कुल। और अब मैं उस सवाल के साथ आप के पास आना चाहता हूं ईशांग, जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग भी ये शो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी के मन में बस एक आइडिया भर है। तो ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप की दुनिया में आपकी अहम टिप्स क्या होगी, ग्रोथ के मौकों के लिहाज से, शुरुआत के लिहाज से, और अगर एडवाइस के रूप में भी देखें तो आप क्या देंगे? दो एडवाइस। एक, जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए इंडिया के अंदर, वो तो उनको यूटिलाइज करना ही करना है, बट धीरे धीरे ग्लोबली भी अगर हम देखें जिस तरीके से सप्लाई चेन इवॉल्व हो रहा है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि धीरे धीरे कैसे ये बिजनेस सिर्फ इंडियन मार्केट को केटर करने के लिए नहीं, बट ग्लोबल मार्केट्स को भी केटर करने के लिए वो अपने आप को इवॉल्व करें। और पहले दिन से जब वो ये बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों एजेंडा को एक साथ ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ईशांग और सुदीप। तो आप दोनों का बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है कि
कोई भी काम रातों रात आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज़ के लिए होमवर्क करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, अपनी जो रिसर्च है उसमें समय दीजिए और इसके साथ ही जो ट्रेंड्स हैं उनको भी परखिए। याद रखिए, आपको उस समस्या पर फोकस करना है, उस समस्या के सॉल्यूशन पर फोकस करना है जो आज के वक्त की ज़रूरत है। यही वजह है कि स्टार्टअप्स की जो कामयाबी की कहानी है उसमें आप बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स को देखेंगे जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर फोकस किया जो शायद ट्रेडिशनल कारोबार में लोग नहीं फोकस कर रहे थे। और इसी वजह से हम चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखें, फिनटेक देख लें या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम देख रहे हैं, इन सभी में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो लोगों को सीधा उनके डायरेक्ट प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए क्विक सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्टअप मंत्रा में यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक और खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। ब्रेक के उस पार हम फोकस करेंगे आपकी फिटनेस पर। ब्रेक के बाद देखना मत भूलिए फिटर के फाउंडर जितेंद्र चौक से, जिन्हें जेसी के नाम से जाना जाता है, उनका बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू और उनसे खास बातचीत की मेरी सहयोगी अंकिता सक्सेना ने। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद देखिए फिटर के फाउंडर जेसी का खास इंटरव्यू। हाय जेसी, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू। जेसी, आप बताएं आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने ये जो ब्रांड बनाया है अपना फिटर, जो आजकल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो ब्रांड कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी भी जर्नी बताएं हमें। सबसे पहले तो थैंक यू अंकिता। एक्चुअली मेरी जर्नी बचपन में स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था और स्कूल में जब मैं जाता था तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे। तो एक दिन जब हम बस में ट्रैवल कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तू पूरे दिन खाता रहता है, कहीं जिम वगैरह ज्वाइन कर ले। तो उसी दिन मैंने फिर जिम ज्वाइन किया। फिट नहीं हुआ मैं, लेकिन काफ़ी अच्छी आदतें आ गई, मैं एक्सरसाइज करने की हैबिट हो गई। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर धीरे धीरे करके जैसे मैंने न्यूट्रिशन के बारे में समझा, जैसे मैंने स्लीप और हाइड्रेशन इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया, वैसे मैं फिट होता चला गया। 2015 में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट करना शुरू की। उसको देख के काफ़ी लोगों ने मुझे रीच किया और उन्होंने मुझे बोला कि क्या मैं उनको पर्सनली ट्रेन कर सकता हूँ। तो हमने छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वहाँ पे हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। फिर वहाँ से हम लोगों ने फेसबुक पे कम्युनिटी बनाई जहाँ पे कि एक साल में लगभग 50,000 लोग उस कम्युनिटी में जुड़ गए। और वहाँ से फिर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला जैसे आप फ्री में नॉलेज देते हो बट आपको मुझे पर्सनली ट्रेन करना है। अच्छा। और मैं उसके लिए आपको पैसे दे दूंगा। तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया आया कि ठीक है यार, मुझे तो आपको ट्रेन नहीं करना है बट मैं काम करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जहाँ पे आपको कोचेस मिल जाएंगे और फिर वो कोचेस आपको ट्रेन करेंगे। ओके। तो बस ऐसे शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से फिटर की जर्नी स्टार्ट हुई, ब्रांड की जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है फिटनेस में, इनफैक्ट आप जो करते हैं उसमें भी क्या रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने, फिटनेस में क्या रोल प्ले करा है और आपके ब्रांड में कैसे मदद की है टेक्नोलॉजी ने? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से और फिटर स्टार्ट करने के पहले 8 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो आइडिया था लोगों को फिट करने का, और मैं स्टार्ट ही उसको मैंने व्हाट्सएप पे किया था, विच इज अगेन अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से फिर जब लोगों ने बोला कि जैसे आप हमें पर्सनली ट्रेन करो, और मैंने सोचा कि यार मैं ट्रेन करने से अच्छा है कि मैं आपको कोचेस से कनेक्ट कर दूँ। तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो सकता था क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप पे जो हमारे पास में लोग थे वो इंडिया के अंदर के नहीं थे, इंडिया के बाहर के भी थे। अब आज हमारे पास में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि हमारे कोचेस के अंडर में प्लान लेते हैं और वो 104 कंट्रीज में हैं। तो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है। राइट। और आपने मुझे एआई के बारे में भी बताया कि एआई किस तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, किस तरह से उसने फिटनेस इंडस्ट्री को आके चेंज कर दिया, कम्प्लीटली चेंज कर दिया। क्या रोल रहा है एआई का? आई थिंक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एक जो चीज़ है वो ये कि उसने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत सिंपल कर दिया है। जिस काम को आपको करने में बहुत सारे लोग लगते थे, बहुत सारा टाइम लगता था, अब वो एआई काम आपका चुटकियों में कर देता है। और कई सारी चीज़ें जो स्टैटिक हुआ करती थी, जिनके पीछे हज़ारों लाखों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते थे, अब वो एआई डायनामिकली उसको एनालाइज करके और तुरंत उसका इनपुट जनरेट कर देता है। जैसे कि हमारे केस में मैं बताता हूँ, जैसे लोग हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो हमने एआई को ही उसमें इंटीग्रेट कर दिया बॉट को, तो वो इमीडिएटली लाखों यूजर्स के लिए हेल्थ रिपोर्ट जनरेट कर देता है, उनके सवालों के जवाब दे देता है, जो कि पहले मैनुअली हम लोग को बैठ के उनके जवाब देने पड़ते थे। तो अब एआई करता है वो काम। उसके अलावा जैसे डाइट प्लान्स होते थे, डाइट प्लान्स जो थे वो पहले डायनामिक नहीं हुआ करते थे और
अब क्या हो गया है कि एआई एनालाइज करता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके हिसाब से भी वो डाइट Right. प्लान्स एडजस्ट हो जाते हैं। राइट जेसी फाइनली आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिटनेस ट्रेनर तो है ही, बट आप एक प्रॉपरली हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि आप अपने वेरेबल्स कैटेगरी में भी आप जा रहे हैं, आपने हार्ट रिंग निकाली है अपनी, एंड वही फ्यूचर है शायद, वेरेबल्स जो है टेक्नोलॉजी फ्यूचर है फिटनेस का। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके क्या चैलेंजेस हैं इस डायनामिक मार्केट में, क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, उससे पहले अवेयरनेस शायद थोड़ी कम थी, अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो आपकी एज एन एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंजेस हैं अभी? देखिए आई थिंक नॉट जस्ट इन फिटनेस की अगर बात ना भी करें तो पूरा वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा डायनामिक है। स्पेशली आप देखें कोविड आया तो उसने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस किया लोगों के सामने, और उस टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। Right. फिर अब एआई आ गया है, राइट? तो कई लोगों की जॉब जा रही है तो वहाँ पे भी लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो आई थिंक अब हमारी दुनिया ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। Yeah. तो एवरीथिंग इज सो डायनामिक। तो ऐसे टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स को दे हैव टू स्टे ऑन देयर टोज, उनको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सो हमारा जैसे विजन था कि लोगों को हमको फिट करना है, पहले वो बहुत सिंपल था, हम वेबसाइट के थ्रू करते थे, फिर हमने ऐप डेवलप किया। अब हमको लगता है कि देखिए लोग जो हैं वो फिटनेस से ज़्यादा, वेट लॉस से ज़्यादा दे वांट टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, वो लॉन्जेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और लॉन्जेविटी की जब बात करते हैं तो एक हो गया आपका फिजिकल फिटनेस, फिर हो गया आपका स्लीप, फिर हो गया आपका हाइड्रेशन, फिर हो गया आपका स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि ये सारी चीज़ों से लोगों को हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इन सब चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना वजन तो स्केल पे देख रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको रात को नींद आ भी रही है कि नहीं आ रही है, या आप पानी कितना पी रहे हैं, राइट, या आपके स्ट्रेस लेवल्स कितने हाई हैं, तो फिर आप उस चीज़ को सुधार नहीं सकते। तो एक वेरेबल जब आप लेते हैं तो उससे आप ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करता है। जैसे एक बहुत बड़ा जो आजकल हम देख रहे हैं, लोग एक तो फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और जिमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करें तो हो सकता है स्टेटिस्टिकली वो सही नंबर ना हो, बट द फैक्ट इज़ कि जिम करते हुए बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। नितिन कामत जी के साथ अभी ऐसा हुआ, मतलब ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक, फिर भी उनको स्ट्रोक आया। तो क्या रीजंस है उसके, क्योंकि आप फिटनेस की तरफ तो जा रहे हो बट उन लोगों में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सो हाउ मच जिमिंग इज़ टू मच जिमिंग? देखिए जिमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कितना जिम करते हो उतना आपकी बॉडी को रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक दूसरी चीज़ जो है वो है लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी लोग जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में दे यूज स्टेरॉइड्स आर बैड फॉर योर हेल्थ एंड दे किल यू, राइट। दूसरी चीज़ हो गई कि लोग सीरियस फिटनेस एंथुसियास्ट, फिटनेस फ्रीक्स, जो कि साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अच्छे से खाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस और स्लीप। अब नितिन के एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो आपके डॉक्टर उनको बताएंगे, पर जहाँ तक मुझे पता है कि देखिए उनकी वाइफ को पहले कैंसर हुआ, फिर उनके डैड की भी डेथ हो गई, सो ही वाज अंडर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, और फिर ही इज रनिंग सच अ बिग कंपनी, सो मे बी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड मे बी ही वाज नॉट स्लीपिंग इनफ, राइट। सो ही हिमसेल्फ मेंशन्ड इन हिज पोस्ट कि ही इज नॉट स्लीपिंग इनफ एंड देन ही वाज डिहाइड्रेटेड। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आई थिंक यंगस्टर्स जिनको फिटनेस से इतना प्यार है और जो अपनी हेल्थ को लेके चिंतित हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द जिम एंड वर्किंग आउट, उनको स्लीप और स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है। Absolutely. क्योंकि देखिए आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है, उसको आपको पार्क करना पड़ेगा ताकि रिपेयर के लिए। तो जब तक आप सफिशिएंट अमाउंट में सोएंगे नहीं, वो वेयर एंड टेयर रिपेयर नहीं होगा, और अगर नहीं सोएंगे वो वेयर एंड टेयर एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड योर बॉडी कैन ओनली टेक सो मच। एब्सोल्युटली, बहुत इंसाइटफुल था ये कॉन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच जेसी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अंकिता। थैंक यू।